उजाले उनकी यादों के। उजाले उनकी यादों के। जिंदगी का हाथ थामे आज हम पहुंच गए हैं उनके घर में जिन्होंने एनिमेशन की दुनिया को हिंदुस्तान के घर घर में पहुंचाया। जिंदगी जिंदगी मेरे घर होना आना जिंदगी। वो एक अकेला शख्स ही था जिसने वर्षों पहले कार्टून्स की दुनिया बसाने का सपना देखा, उसमें रंग भरे और सजा दी हमारे लिए एक नई दुनिया। एक अकेला इस शहर में, रात में और दोपहर में, आबोदाना ढूंढता है, आशियाना ढूंढता है। अब हम भी आपको बता देते हैं उनका नाम और उनका पता। आप हैं भीमसेन। मेरे घर का सीधा सा इतना पता है, ये घर जो है चारों तरफ से खुला है। सिर्फ एनिमेशन ही नहीं, फीचर फिल्में भी आपने खूब पसंद की हैं उनकी। दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं, एक आशियाना ढूंढते हैं, दो दीवाने। आज अमरकांत ने कोशिश की है भीमसेन जी की यादों के उजाले में देखने की उनकी जिंदगी को। बहुत सारे क्या बहुत सारे? अच्छा बताती हूँ। सूरज एक, चंदा एक, तारे अनेक। तारों को अनेक भी कहते हैं। नहीं नहीं, देखो फिर से। सूरज एक, चंदा एक, करके तारे भले अनेक। ये समझाना दीदी। देखो देखो एक गिलहरी, वो देखो अनेक चिड़िया। दोस्तों, ये जो गाना मैंने आपको सुनाया है, इसने एक मेरा काम आसान कर दिया कि भीमसेन जी कौन है इसके बारे में अब आपको मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। अब ये फिल्म थिएटर में न्यूज रील के दौरान दिखाई गई थी जब टेलीविजन नहीं था, और टेलीविजन के आने के बाद तकरीबन हर एक चैनल ने इस फिल्म को दिखाया है। और बच्चों के लिए
ये ऐसी एक मॉरल स्टोरी है जो मुझे लगता है हर माँ बाप चाहेंगे कि उनका बच्चा देखे। खैर, एक चिड़िया अनेक चिड़िया, ये गाना हमारे दोस्तों ने सुना होगा तो ये बात तय है कि आपको पूरी तरह से आप पहचान गए वो कि भारत में एनिमेशन की पहचान लोगों से कराने वाले भीमसेन जी हैं। लेकिन ये एनिमेशन तक ही सीमित नहीं रहे। भीमसेन जी ने लोगों को फिर एक बार चौंकाया तब जब लीक से हटकर फिल्म घरौंदा लोगों के सामने आई। हर चीज में एक प्रयोग था, चाहे वो कलाकारों का चयन हो, चाहे संगीतकार का चयन हो, या चाहे कहानी का चयन हो। तो घरौंदा के बारे में हमें बताइए आप कि कैसे इसका प्लान बना और अचानक एनिमेशन से लाइव एक्शन की तरफ आप शिफ्ट कैसे हो गए? एक्चुअली घरौंदा दूरियां बनाने के बाद मैंने जब रिट्रोस्पेक्टिव में जाकर देखा कि मुझे क्या मिला, अवार्ड्स तो मिले, नाम भी मिला, पर एनिमेशन कहीं छूट रहा था। एनिमेशन ने मुझे बहुत कुछ दिया था। इनफैक्ट एनिमेशन ही था जिसने मुझे वो ताकत प्रदान की थी कि मैं अपने आप को अब अकेला महसूस नहीं करता था। मुझे ऐसा लगता था कुछ भी हो जाए, मेरा एनिमेशन तो मुझसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर एनिमेशन नहीं छीन सकता तो मेरी रोजी रोटी भी कहीं पे पक्की हो चुकी है। तो मुझे कुछ उस रोजी रोटी के लिए भटकने की जरूरत नहीं है जी। तो इस बीच में फिर जो मेरी बाकी चीजें जो जिनकी तरफ मेरा आकर्षण था, उसमें नेचुरली उसमें फीचर फिल्म्स की जगह बनती थी, वो नेचुरल ग्रोथ लगती थी मुझे। तो उसको देखते हुए मैंने फिर एक प्रयोग करने की सोची कि एनिमेशन से काफ़ी थोड़ा पैसा भी मिल गया था, बैंक बैलेंस बढ़ा रहा था, दिखा रहा था, मुझे चिढ़ा रहा था, तो इसको कहाँ लगाया जाए। तो फिर फीचर फिल्म सामने दिखती थी मुझे, और इसी बीच ऐसा हुआ जैसे कि मैं कहता हूँ कि सब कुछ ऊपर वाले की बहुत मर्जी से हो रहा था। इसी बीच मेरा परिचय जो है एक राइटर से हुआ जो कि प्लेज वगैरह लिखते थे, डॉक्टर शंकर शेष जी। उनसे जब परिचय हुआ तो एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू हुआ था, और उनका मेरे यहाँ आना जाना, मेरा उनके यहाँ आना जाना शुरू हुआ। तो उन्होंने मुझे एक प्ले दिया जो अपना उन्होंने रिसेंटली लिखा था, आप जरा इसके बारे में अपनी राय दीजिए। प्ले काफ़ी मोटा था, बड़ा थिक किताब थी उनकी। तो मैंने कहा ठीक है, मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, वहाँ से लौटते वक्त आपको अपनी राय बताऊँगा, अपनी मेरी जो ऑनेस्ट राय है। उसको मैं दिल्ली लेके गया, और मुझे याद है कि मैं ग्रेटर कैलाश में रहता था, और वहाँ पे सर्दी के दिन थे, और मैं छत पे चला जाता था धूप सेकने के लिए। और उन्हीं दिनों मैंने वो प्ले जो है मैंने पढ़ा। नीचे जो है चारपाई थी बुनी हुई, और उस पर मैं लेट करके और बैठ करके जैसे हो उस प्ले को पढ़ता रहा। पढ़ना जो है ना अपने आप में एक उपलब्धि था। उसको पढ़ते ही मुझे उसमें कैरेक्टर्स दिखाई देने लगे, और वो मुझसे बात करने लगे। जब कैरेक्टर साहब से बात करें तो आप सोच लो कि आप चार्ज हो गए जी। अब जो है आपको उनको सिर्फ उन कैरेक्टर्स को आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है जी। तो उनको लेकर के मैं जब बॉम्बे आया उस प्ले को लेकर के, तो मैंने उनको अपनी बात बताई कि मैं चाहता हूँ कि मैं इस पर फिल्म बनाऊँ। उनको भी आइडिया बहुत पसंद आया, और मैंने कहा कि आप इसको जैसा थोड़ा चेंजेस मैं करना चाहता हूँ इसमें, तो आप कर दीजिए। तो हमारी रोज़ मीटिंग होने लगी। वो अपने ऑफिस से कोलाबा से उठ करके बांद्रा जाते थे, और बीच का पड़ाव उनका मेरे यहाँ था, या हमारी कॉमन एक रेस्टोरेंट वगैरह फिक्स किया था, जो हम वहाँ बैठ करके उसको पॉलिश वॉलिश करते थे उस प्ले को। तो उसको करते करते बिल्कुल उभरने लगा, पूरी पिक्चर उभर के सामने आ गई। अब पिक्चर तो उभर के सामने आ गई, पर मुझे अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं था कि फीचर फिल्म क्या होती है, मुझे पता नहीं था। देखी बहुत थी, डिस्कस भी बहुत की थी, किसी को बुरा कहा था, किसी को अच्छा कहा था, वो अलग बात है, पर जब करने पे आती है तो आदमी को पता लगता है कि आप हैं कहाँ। तो इस बीच में मेरे मित्र गुलजार भाई मेरे साथ आए, उनके पास मैं लेके गया उन स्क्रिप्ट को जो हमने लिखी थी दोनों मिलकर, उसको लेके गया। मैंने कहा इसके बारे में आप थोड़ी अपनी राय दीजिए कि क्या होगा। खैर थोड़े चक्कर लगे, पर उन्होंने भी वो भी मुझे बहुत चाहते थे, और मैं तो उनको चाहता ही था, क्योंकि मुझे उनकी फिल्में बड़ी अच्छी लगती थी। गुलजार साहब ने उनको पढ़ने के लिए बोला कि ठीक है,
एक हफ्ता दे दो। वो उन दिनों जा रहे थे मॉस्को, तो वहाँ से आके मैं बताता हूँ कैसा हुआ। तो जब आए तो उन्होंने अपनी राय दी एक शाम को बैठ करके, और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि इस फिल्म को मैं लिखूँगा। मेरे लिए तो सोने में सुहागा वाली बात हो गई। मुझे तो वैसे ही गाइडेंस चाहिए था, वैसे ही जो है एक और गुरु की ज़रूरत पड़ रही थी जो स्क्रीन प्ले वगैरह का समझ जिसको हो, जिसने इंडस्ट्री में जो है 20-30 साल गुजारे हों। मुझे बड़ा अच्छा लगा उनका ये कहना। इसके कहने के साथ साथ मुझे अपने अंदर कॉन्फिडेंस जागने लगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। और फिर हमारा उनके यहाँ आना जाना और तेज़ हो गया। पहले भी मैं उनकी किताबें वगैरह की इलस्ट्रेशन वगैरह करता रहता था, तो उससे भी काफ़ी वो भी प्रभावित थे, और मैं तो उनकी राइटिंग से था ही प्रभावित। उन्होंने लिखना शुरू किया, पर उनका लिखना जो है ना थोड़ा अटपटा था। अटपटा इसलिए कि वो जो लिखते थे वो उसके ऊपर कमेंट नहीं है, पर उनका काम करने का स्टाइल थोड़ा अलग था। वो ये था कि मुझसे पहला सवाल वो ये करते थे, तुम पहला सीन कौन सा शूट करना चाहते हो? लोकेशन वाइज सेलेक्ट करके सीन करोगे या कहानी की शुरू से लेके एंड तक करोगे? मैंने कहा आप गाइड कीजिए। ये उनका गाइडेंस पहला था कि तुम लोकेशन वाइज जो है ना, पहले जो उस लोकेशन पे जो जितने सीन हैं उसको मैं लिख देता हूँ, उसके बाद तुम उसको शूट करना शुरू करो, और फिर ऐसे ऐसे कहानी बढ़ती चली जाएगी। जो जो कहते मैं करता चला गया। तो वो सीन देते गए, मैं शूट करता गया, धीरे 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 बढ़ते बढ़ते। यहाँ एक बात, जैसे ये जो आपने प्रोसेस बताया, इसमें एक सवाल मन में उठ रहा है कि वो बाउंड स्क्रिप्ट नहीं मिली आपको पूरी स्टार्ट टू फिनिश। मेरी इज्जत तो थी ना, वो आपके पास थी, लेकिन आप हर एक आर्टिस्ट को आपने वही सीन वाइज दी स्क्रिप्ट। नहीं, ऐसा नहीं था। एक्चुअली उनके पास जाने से पहले भी मैंने जो मेरे लिखे हुए सीन्स थे वो तो उनको दे ही दिए थे। हाँ। और इनफैक्ट अप्रूवल उन्हीं पे ही ले लिया था आर्टिस्टों से भी। और दो सवाल मेरे मन में उठ रहे हैं। पहला सवाल तो ये है कि घरौंदा अपने आप में, जैसे मैं पहले ही कह चुका हूँ कि लीक से हटके फिल्म थी, उसमें आपने अमोल पालेकर, जरीना वहाब, उस दौर में अमोल पालेकर इतने बड़े कलाकार नहीं माने जाते थे कि उस पर इतना बड़ा रिस्क कोई ले ले। जैसे कि आपने बताया कि आपने एनिमेशन की कमाई इकट्ठी की और फिर उससे आपने फिल्म बनाई। जाहिर सी बात है कि आपने अपने तमाम जमा पूंजी उसमें लगा दी। तो जो भी कोई फिल्म बनाता है तो कुछ रिटर्न की भी उम्मीद रखता ही है। लेकिन अमोल पालेकर में आपको इतनी संभावनाएं उस समय दिख रही थी कि वो रिटर्न जो एक प्रोड्यूसर चाहता है, मैं भीमसेन जी की बात नहीं कर रहा हूँ, एक प्रोड्यूसर जिस एक रिटर्न की जो उम्मीद रखता है उतना रिटर्न मिलेगा? हमारा सोचना एक आर्टिस्ट का सोचना नहीं लगता। बिल्कुल। तो मैं इंडस्ट्री के ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। कैलकुलेटर लेके नहीं बैठता, दौड़ लगा रहा हूँ तो 4 होके आएगा कि नहीं आएगा, जी मैं नहीं सोचता जी। और ये क्योंकि मेरे हाथ में एनिमेशन की स्ट्रेंथ थी, एनिमेशन की मेरा अपना एक मार्केट थी, तो ये रिस्क मैं ले ही सकता था जी। तो उसके बाद जो है ना, मेरा कैलकुलेटर लेके बैठना बड़ा मीनिंगलेस लगता था जी। उस वक्त। तो मुझे यही करना था जो मेरा दिल चाहता है जी। अच्छा, दूसरी बात अमोल पालेकर की को साइन करने के बाद वो भी जो है ना उसी की कड़ी थी कि अवेलेबल कौन है। अभी जैसे डॉक्टर लागू जी, वो अवेलेबल थे जी। उनको भी मैंने कहानी सुनाई, उन्होंने हाँ कर दी। उनके पास भी नहीं डिस्कस किए थे। और अमोल पालेकर को भी हमने बहुत ही कम पैसे में बताया कि मेरा ये बजट है। हीरोइन को भी बहुत कम पैसे में दिया था। सच बात तो ये है कि पूरी फिल्म 8 लाख में बन गई। वाह। अब इस वक्त कौन कौन से नए लोग थे? ए.के. वीर की पहली फिल्म थी या दूसरी तीसरी होगी। टी.पी. जैन की भी पहली फिल्म थी। रीना वहाब भी नहीं थी, वो अमोल के साथ आ गई। हाँ, वो भी हमारे बनने के बीच में चिट्ठो रिलीज हुई। हाँ, हमने देखी भी नहीं थी फिल्म जी। तो ऐसे ही जुगाड़ बनता चला गया कि हमने ये फिल्म कंप्लीट कर ली और एंड तक आते आते गुलजार से झगड़ा होने लगा। मैं ये बात मैं बाद में आपसे सुनूंगा। बीच में एक सवाल जरूर मेरे मन में उठ रहा है कि गुलजार साहब एक कहानीकार, एक स्क्रीन प्ले राइटर, डायलॉग राइटर, डायरेक्टर के साथ साथ एक गीतकार भी हैं और रहे, लेकिन घरौंदा के गाने उन्होंने नहीं लिखे। उन्हीं के लिखे हुए हैं, ज्यादातर उनके लिखे हुए हैं। एक्चुअली उसमें एक गाना है, तुम्हें हो ना हो,
वो नक्श लालपुरी का एक गाना था जो ऑलरेडी जिसकी धुन भी बन चुकी थी, और जयदेव जी ने सजेस्ट किया कि तुम्हारी पहली फिल्म में वैसे गाना तैयार है, किसी को पैसे भी देने की जरूरत नहीं है, ये तुम्हें हो ना हो अच्छा गाना है तो तुम इसको रिकॉर्ड कर लो। मैंने कहा सोचता हूँ। फिर उनका नेक्स्ट डे बोला उन्होंने, रूना लैला अवेलेबल है और उसको मैं रिहर्सल करा देता हूँ, तुम थिएटर बुक करो। फिर यहाँ एक प्रयोग किया आपने, एक बांग्लादेशी सिंगर को आपने लिया। तुम्हें हो न हो मुझको तो, तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है, मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है। तुम्हें हो न हो मुझको तो इतना यकीन है। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना। मुझे प्यार तुमसे नहीं है, नहीं है, मगर मैंने ये राज अब तक न जाना कि क्यों प्यारी लगती है बातें तुम्हारी, मैं क्यों तुमसे मिलने का ढूंढूं बहाना। कभी मैंने चाहा
यानी हर बार आपने लोगों को चौंकाने के लिए कुछ ना कुछ किया। नहीं, लोग चौंके क्योंकि उनको तो कुछ चौंकने वाली चीज चाहिए। हाँ, चौंके इसलिए कि जो कुछ भी आपने किया उसमें आप सफल रहे। आप अगर असफल होते तो कोई नहीं चौंकता। वो तो मेरी बारी होगी ना फिर गाली खाने की। तो रूना लैला को जिससे गुलजार साहब नाराज हुए इस बात से कि नक्श लालपुरी का गाना क्यों लिया। लिरिक्स मेरे हैं तो फिर उसका गाना क्यों लिया बीच में। मैंने कहा गाना तैयार था, सब कुछ तैयार था, सिंगर उन्होंने फिक्स कर दिया था, तो मुझे लगा कि इसमें कोई बुराई नहीं। मैंने कभी इंडस्ट्री को ऐसे इसमें नहीं देखा कि मेरे ये करने से ये नाराज हो जाएगा या खुश हो जाएगा। मुझे ठीक लग रहा था तो मैंने ले लिया। उनकी भी दरिया दिली थी, मुझे माफ़ कर दिया उन्होंने जी। तो वो हो गया रिकॉर्ड। खैर बाकी गाने उन्होंने बड़े अच्छे लिखे। यहाँ एक गाना सुन लेते हैं गुलजार साहब। हाँ, इन भूल भुलैया गलियों में अपना भी कोई घर होगा। अच्छा, उसमें भी रूना लैला और भूपेंद्र ने गाया है। भूपेंद्र, वो भी एक प्रयोग ही था आपका। भूपेंद्र, मैं अपने आप में एक प्रयोग हूँ कहीं, जो मैंने नहीं किया उसने किया है। जी। दीवाना, एक दीवाना शहर में, एक दीवाना नहीं, एक दीवानी भी। दो दीवाने शहर में, दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। अपना भी कोई घर होगा, अंबर पे खुलेगी खिड़की या खिड़की पे खुला अंबर होगा, आसमानी रंग की आंखों में, आसमानी या आसमानी, आसमानी रंग की आंखों में बसने का बहाना ढूंढते हैं आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आबुदाना, ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। जब तारे जमीन पर, तारे और जमीन पर, ऑफ कोर्स, जब तारे जमीन पर चलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। जब तारे जमीन पर चलते हैं, आकाश जमीन हो जाता है, उस रात नहीं फिर घर जाता, वो चांद यहीं सो जाता है। पल भर के लिए, पल भर
दीवाने शहर में, रात में या दोपहर में, आब दाना ढूंढते हैं एक आशियाना, ढूंढते हैं दो दीवाने। दो दीवाने, दो दीवाने, हाँ दो दीवाने, दो दीवाने। हो दो दीवाने। घरौंदा के बाद फिर आपने दूरियां बनाई, लेकिन मैं घरौंदा और दूरियां के बीच में मैं आपसे जानना चाहूंगा, वापस एक बार घर के फ्रंट पे जाना चाहूंगा कि वहां क्या हो रहा था। वहाँ पे हुआ ये घरौंदा हमने घर के फ्रंट को छोड़ा था हिमांशु के जन्म के बाद, जन्म के बाद। जन्म तक हमने बात की। हाँ, तो उस वक्त मैं गोरेगांव में था और दूसरा बेटा माहिम में आने के बाद हुआ। वहाँ से हम शिफ्ट कर गए, गोरेगांव से वो माहिम में शिफ्ट कर गए, जहाँ चाचा के साथ उन्होंने अपनी एक कुछ फ्लैट अपने लिए बुक किए थे, उसमें मेरे लिए भी एक फ्लैट किया था और मैं उनको पेमेंट कर रहा था उसके लिए। तो उन्होंने उसी बिल्डिंग में, वो चाहते थे मैं उनके साथ रहूं। तो दूसरा बेटा उसका क्या नाम? दूसरा बेटा किरीट। किरीट। किरीट का जन्म हुआ माहिम में। माहिम में हुआ। जी। किरीट का जब जन्म हुआ उन दिनों प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ने वाला था जी, अभी तक छोड़ा नहीं था। अच्छा अच्छा। दोस्तों, हम दो कहानियों को एक साथ चला रहे हैं। घर के फ्रंट पे आप प्रसाद प्रोडक्शन छोड़ने वाले थे, किरीट का जन्म हुआ माहिम में, और यहाँ उसके बाद आपने घरौंदा वगैरह बनाई। अब आप मुझे बताइए कि घरौंदा के बाद दूरियां की जो पूरी प्लानिंग थी कैसे हुई, और उसकी तरफ आपका, क्योंकि घरौंदा तो निश्चित रूप से घरौंदा आपको खुश कर गई, क्योंकि आपकी उम्मीद से ज्यादा हिट हुई फिल्म। नहीं, ऐसा अच्छी है, चली। ऐसा है, हिट होने और हिट दिखने में काफी गैप होता है जी। क्योंकि 25 हफ्ते चलती है तब जाके आपको पता लगता है फिल्म हिट हुई, नहीं तो आप बीच में लटकते रहते हैं। उसको गैप के फिलअप करने के लिए मेरे पास काम नहीं है ऐसा ना लगे, तो मैंने दूरियां शुरू कर दी, लिखना शुरू किया, वही डॉक्टर शंकर शेष के साथ, और उसकी भोपाल में जाके शिमला टैगोर को साइन किया, उस कहानी सुनाई और उनको पसंद आ गई, उन्होंने हाँ कर दी। इस बीच में अब लड़के की तलाश हुई, थोड़ी दिक्कत आ रही थी, तो हमने उत्तम जी को साइन कर लिया। तो कहने का मतलब ये पृष्ठभूमि बन गई थी, और इधर दूरियां का जो ट्रैक है वो चल, अपना घरौंदा का ट्रैक तो चल ही रहा था, वो हिट होने के पहले की बातें हैं, और इस बीच में ये भी तैयार हो गया। घरौंदा का जो बहुत अच्छा रिस्पांस था, चलिए मैं हिट नहीं कहता हूँ, क्योंकि हिट का प्रोसेस जैसे आपने कहा कि थोड़ी समय के बाद समझ में आता है, लेकिन रिस्पांस निश्चित रूप से अच्छा था। लोगों को पिक्चर पसंद आ रही थी, फिल्म सर्किट में लोगों को पिक्चर पसंद आई थी, आपका काम सबको पसंद आ रहा था, तो निश्चित रूप से आपको बाहर के प्रोड्यूसर्स के ऑफर भी आए होंगे। आए थे। आने वालों में एक बहुत कॉमन बात हो रही थी कि हमको घरौंदा जैसी फिल्म चाहिए। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी फिल्म बनाई है, तो अभी आप हमको घरौंदा जैसी फिल्म बना के दीजिए। तो मैं ये सवाल अपने से करता था कि मैं दूसरा घरौंदा पार्ट 2 बनाने वाला हूँ क्या? तो वो तो मुझे गवारा ही नहीं था किसी भी तरह से मुझे। और उनको क्यों चाहिए थी घरौंदा पार्ट 2? क्योंकि घरौंदा ने 5 के 50 किए थे, उनकी नजर कहाँ पे थी? गणित पे। अच्छी फिल्म पे नहीं थी, 5 के 50 पे। तो मुझे जो है ना उस बातों से बहुत डर लगता है जब कोई एक्सपेक्टेशन मुझसे बना लेता है। मैं अपने से नहीं बना सकता जी, अपनी एक्सपेक्टेशन, दूसरों के कैसे एक्सपेक्टेशन ब्रैक तो नहीं कर सकता, ये मेरे स्वभाव में नहीं है। उनको पता लग गया कि इस तिल में तेल नहीं है, तो सिर्फ एक यही कारण था कि आपने लोगों के साथ। देखो ऐसा है कि काम जिसके साथ आदमी करे, पहले दिल मिलने चाहिए, दिल मिलने चाहिए, इंटेलेक्ट मिलनी चाहिए, पसंद मिलनी चाहिए, कि आपको वो रास्ते में आके ये ना बोले कि मैंने तो ऐसा नहीं सोचा था। उसको कहने का मौका नहीं मिलना चाहिए कि मैंने ऐसा नहीं सोचा था, ये तुमने क्या कर दिया, मेरे तो इतने डूब गए, मेरे तो इतने डूब गए, मेरा तो ऐसा हो गया, मेरा वैसा हो गया। तो ये किस लिए? मुझे तो वो चाहिए नहीं था। मुझे तो फिल्म अगर बनानी है तो फिल्म बनानी है, और फिल्म में मैं जो फिल्म बनाऊंगा वो मेरी पहली फिल्म से अलग ही होनी चाहिए जी, ये मेरी शर्त है। और उसमें मैं तुम्हारा कुछ दखल अंदाज भी नहीं चाहूँगा। मुझे किसी का दखल अंदाज नहीं चाहिए कि ये इसको यहाँ पे गाना डाल दो, यहाँ पे कॉमेडी डाल दो, यहाँ पे थोड़ा स्लैपस्टिक डाल दो। मैं चाहता तो नहीं हूँ,
मजबूरी हो जाए वो अलग बात है। जी। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम उजाले उनकी यादों के, और आज बातचीत हो रही है निर्माता, निर्देशक और एनिमेटर भीमसेन खुराना से। आपसे बातचीत की है अमरकांत ने। हम फिर अब वापस एक बार दूरियां फिल्म पे आ जाते हैं, जिसमें कि आपने बताया कि भोपाल जाके आपने शर्मिला जी को साइन किया। शर्मिला जी के अगेंस्ट उत्तम कुमार को आपने साइन किया, और वो पेयर अमानुष में आया था। अमानुष की हिंदी और बंगाली दोनों वर्जन में वो थे, लेकिन इसके अलावा वो पेयर मैच बराबर था, या उस पर आपको कोई कमेंट सुनने मिला था लोगों का? हाँ, वो ऐसा तो था कि बेसिकली कहा जाए तो दूरियां जो जिसकी पृष्ठभूमि थी वो ये थी कि बेसिकली एक एम्बिशियस लेडी जो कि नाम कमाना चाहती है, जो थिएटर को बिलोंग करती है, और एक एग्जीक्यूटिव जो सिर्फ इस लेडी के परफॉर्मेंस से थिएटर देख करके, मुझे तो कोई गलत बात नहीं लगती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमारे समाज में औरत और मर्द के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है, ऐसा नहीं, उस दौर में और भी ऐसे हीरो थे जो एक परफेक्ट मैच जिसको कहते हैं अगर एजिंग का, क्योंकि वो हो सकता था। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि उस कहानी के हिसाब से ऐसे किसी उम्र के अंतर की जरूरत थी नहीं। ऐसा है, मेरा भी तो कुछ पतन होना चाहिए ना इंडस्ट्री में आने के बाद। और वो पतन का ही कारण था कि ये फिल्म यहाँ नहीं चलती है, ये यहाँ चलेगी, ये यहाँ नहीं चलती है, वहाँ नहीं चलेगी। तो मैं कहीं पे बंगाल की पूरे सर्किट को भी चाहता था कि वो एक बड़ा स्टार वहाँ का आ जाए, तो कम से कम एश्योर हो जाएगा कि वो सर्किट क्लियर हो जाएगा, जो सर्किट क्लियर हो जाएगा। दूरियां भी फिल्म सराही गई, क्रिटिकली भी सराही गई, लोगों ने भी पसंद की, लेकिन मासेस में जो कमाल घरौंदा ने दिखाया वो शायद दूरियां नहीं दिखा पाई। कमाल दिखाने की बात यह है कि घरौंदा में कमाल करने के लिए क्या था, उसमें एक कहानी थी ऐसी जो यूथ की कहानी थी और बड़ी टॉपिकल थी। टॉपिकल मैंने जो भी यूथ जिंदगी में ऊपर आना चाहता है, सबसे पहले अगर लव स्टोरी का अगर शुरू होता है तो ये मुझे कहाँ रखेगा, कमा के खिलाएगा कि नहीं, ऐसा नहीं, ऐसे सब कैलकुलेशन करके आगे बढ़ता है जी। और वो उसमें बिल्कुल सब चीज फिट हो रही थी जी। उसमें अमोल भी फिट होता है, जरीना भी फिट होती थी, और उसमें वो डॉक्टर लागू भी फिट होते थे। जी हाँ, बिल्कुल। वो सब चीजें जो है उसमें अपने आप जैसे जेल होकर के सामने आ रही थी, और फिर उनके फ्रस्ट्रेशन भी है, उससे लोगों ने अपने आप को कनेक्ट भी कर लिया। जब चीज कनेक्ट होने लगती है फिल्म में, तब वो फिल्म के चलने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसी ही बात दूरियां के साथ नहीं हो। और नहीं हुई, क्यों नहीं हुआ? पहली बात तो एक थिएटर गोइंग लेडी है जो इतनी एम्बिशियस है कि बच्चे को नकार सकती है। बच्चे को जो है ना आया के पास छोड़ने को तो उसको दिक्कत नहीं है, उसका थिएटर का इम्पोर्टेंस ज्यादा है। हस्बैंड भी इम्पोर्टेंट नहीं है, क्योंकि हस्बैंड से झगड़ा हो गया, शुरू में ही फिल्म के दिखाया हमने कि थप्पड़ वप्पड़ हो गए और वो वहाँ से चली गई। जब वो हो गया तो फिर बाकी क्या रह जाता है। और शायद यही एक बात इंडियन इमोशंस को हर्ट करती है। भारतीय मानसिकता है कि औरत को बगावत नहीं करनी चाहिए। नहीं, वो तो उसका तो स्थान सेकंड ही है ना, फर्स्ट नहीं हो सकता। और यही कारण रहा है। यही कारण रहा। और पर उसमें मुझे कोई शिकायत नहीं, बल्कि किसी को कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि फिल्म जो है ना अपने आप में एक वेल निट फिल्म थी। नहीं, मैंने जैसे कहा ना, मासेस ने वो जगह नहीं दी। मैंने ये नहीं कहा कि फिल्म फ्लॉप हुई या लोगों को पसंद नहीं आई। पसंद आई, क्रिटिकली पसंद आई, लेकिन जो जगह घरौंदा ने बनाई वो नहीं बना पाई। बस नहीं, ये बात पहले क्लियर होनी चाहिए। जी बिल्कुल। वो क्लियर इसलिए होनी चाहिए कि फिल्में जितनी बनती हैं इंडस्ट्री में, उसमें कितनी हिट होती हैं। जाहिर सी बात है, सभी तो हिट नहीं होती। सभी तो हिट होती नहीं, नंबर 1। नंबर 2, जितने भी जो पैसे कमाते हैं उतनी तो सब एक जैसी फिल्में तो हो नहीं सकती। और सारी पिक्चरें जो है पेपर पे के ऊपर तो हिट ही होती है। वो तो बताते हैं ये देखना तो कोई भी फिल्म हो, और आज की दौर में तो 3 दिन पिक्चर चल जाती तो चौथे दिन आ जाता है सुपर हिट। वो आप तो 25 हफ्ते की बात कर रहे थे। हाँ वही, अभी ऐसी बातें हैं। ऐसी इंडस्ट्री के ऊपर या ऐसे लोगों की बातों के ऊपर क्या विश्वास रखना। जी जी जी। वो इसीलिए मैं कह रहा था कि अभी दूरियां की इन बातों को दूर करते हुए हम बढ़ते हैं तुम लौट आओ की तरफ। लेकिन बीच में घर के फ्रंट पे भी एक बार झांक लेते हैं, वो उस कहानी में क्या हो रहा है।
माहिम तक आप पहुंच चुके हैं, किरीट का जन्म हो गया है, उसके बाद क्या हो? पूरा स्क्रीन पे लिखवाल हो गया आज। एक बेटा और आ गया दूरियों के टाइम तक। उसका नाम था जतिन। जतिन बहुत होशियार बच्चा था और उसके आते ही ऑलमोस्ट हम माहिम से शिफ्ट करके बांद्रा में आ गए। बांद्रा जो आपका बंगला है? बांद्रा साहब जी। बंगला उसको मत कहो तो अच्छा है, घर ही अच्छा है। घरौंदा कह लेते हैं। घरौंदा कह लो, चलो वो भी ठीक है जी। तो वहाँ आ गए और अभी मेरे 3 लड़के हो गए। उस हिसाब से रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ 3 हो गई, बीवी को मिला लूँ तो 4 हो गई जी। तो 4 रिस्पॉन्सिबिलिटी को संभालना। वैसे तो मैंने कहाँ संभाला किसी को, सबने मुझे ही संभाला। इस बीच चलते रहे और बच्चों के साथ साथ उनकी एम्बिशंस भी बढ़ती गई, बच्चों के भी, क्योंकि बच्चे भी कुछ अपने आप में बनना चाहते थे, करना चाहते थे। इस बीच में आपने एनिमेशन को क्या बिल्कुल ही बंद हो गया था? एनिमेशन बंद इसलिए हो गया था क्योंकि मेरी प्रायोरिटी शिफ्ट हो गई थी। हाँ। मैं बेईमान हो गया था। मुझे लगता था फीचर फिल्म तो आसान है। सच बात है हाँ कि फीचर फिल्म मुझे आसान आज भी लगती है जी, पर एनिमेशन आसान नहीं है। एनिमेशन में जो डिवोशन, जो कंसंट्रेशन, जो फोकस चाहिए वो फीचर फिल्म में आपके साथ करने वाले आपको प्रोवाइड कर देते हैं। सिर्फ उनका विश्वास आपके ऊपर होना चाहिए और आपकी गाड़ी निकल जाती है। तो उसको, वो मेरी चौथी फिल्म, जब तीसरी फिल्म तुम लौट आओ जब फ्लॉप हुई, उसके साथ साथ मेरा मोह भंग हो गया फीचर फिल्म से। फिर मैं फीचर फिल्म की तरफ देखना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे लगने लगा कि मेरा जो पहला प्यार है वो ही जिसने मुझे अब तक संभाला है वो मुझे अब संभालेगा, बल्कि और संभालेगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी प्रोग्रेशन हो चुकी है एनिमेशन के फील्ड में इटसेल्फ कि मुझे वो सब देगा जो मुझे फीचर फिल्म भी नहीं दे पाई। इस बात को सोचते हुए मैं उसकी तरफ मुड़ गया।
सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना। टूट न जाए रात की दुल्हन, रूठ न जाए, एक भी सपना टूट न जाए रात की दुल्हन, रूठ न जाए, धूप में बैरन लूट न जाए, तेरे लबों के जाम के सपने, महके महके शाम के सपने, इन बाहों के हाथ के सपने, सपनों की उंगली थाम के चलना, सपनों की उंगली थाम के चलना। सपने मेरे सपने, मेरे सपने तेरे सपने, अपने सपने प्यार के सपने, सपनों की उंगली थाम के चलना, 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 सपनों। इस बीच में आपको एनिमेशन के काफी अवार्ड्स भी मिल चुके थे। एनिमेशन के अवार्ड जो है ना थोड़े लेटेस्ट स्टेज में मिले, तुम लौट आओ के बाद, क्योंकि मैं जब रिवर्ट हो गया इधर, तब जो है ऑलमोस्ट हर साल जो है ना मुझे अवार्ड मिलने लगा, क्योंकि मेरा फोकस करेक्ट हो गया था। तब मैं फीचर फिल्म की तरफ नहीं भाग रहा था, पूरी तरह से अलग कर दिया। और उनका बेसिकली कहा जाए तो मैंने क्या अलग किया, नियति ने मुझे अलग कर दिया, क्योंकि वो फीचर फिल्म के मैं लायक नहीं था। फीचर फिल्म के लायक इसलिए नहीं था कि ये इंडस्ट्री तो बहुत खूबसूरत है और बहुत अच्छी है, प्लेटफॉर्म देती है आपको, पर इसके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो जो है उनके पास एक उनका ईश्वर जो सिर्फ पैसा है, तो ऐसे ईश्वर को लेके क्या करने, जो पैसे का गुलाम है, तो फिर वो छूटता चला गया। फिर मैं रियली मेरे अंदर जो कुछ दिया था ऊपर वाले ने, मैं उसको ही एक्सप्लॉइट करने लगा, और ऑलमोस्ट हर साल अवार्ड मिलता चला गया। ऐसा इस दौरान मैं एक अवार्ड मुझे याद आ रहा है आपका, महागिरी एक फिल्म आपने बनाई थी, जिसके लिए अवार्ड मिला था। इससे आपका बेटा भी जुड़ा हुआ। हाँ, एक्चुअली वो क्रीड, हाँ, उसने वो डायरेक्ट की फिल्म, प्रोडक्शन मेरा था, क्लाइन फिल्म का था, और उसमें क्रीड की ड्राइंग्स को बेस करके हमने फिल्म बनाई थी जी। वो जब 7-8 साल का था तो उसमें कुछ ऐसे अंकुर थे कि वो पलंग के नीचे बैठ करके प्लाईवुड के ऊपर ड्राइंग करता रहता था, जो हमने बाद में ट्रांसफर किया पेपर वगैरह के ऊपर, और फिर उनको बेस करके फिल्म को बनाया। विजुअली बड़ी यूनिक फिल्म थी। फिर आपकी बातों से ये बात तो क्लियर हो ही गई कि एनिमेशन का जो विधा आपके अंदर थी उसे किरीट ने अपना लिया था, या किरीट को विरासत में वो मिल चुकी थी? मैंने नहीं दिया, अब वो तो लेके आया था, उसका हक मिला। किरीट को फिर उसके शिक्षा के लिए आपने कहीं भेजा या? मैंने नहीं भेजा। हाँ। ये भी ऐसे ही है नियति की बात कि वो चाहता था कि एनिमेशन की उसने 3-4 फिल्में इससे पहले भी बनाई, जब वो 8 साल का था, 10 साल का था, 13 साल का था, ऐसे उसने 3-4 फिल्में बनाई थी, जो अपने आप में अच्छी फिल्में बनी थी, पर वो इसको एक्सपेंड करना चाह रहा था। मैंने सजेस्ट किया शायद, या उसने सजेस्ट किया हो कि मैं कनाडा जा करके वहाँ सीखता हूँ, और वो वहाँ से एनिमेशन की विधिवत शिक्षा लेके आया। टोरंटो चला गया, 3 साल तक वहाँ। कनाडा की बात निकली तो मुझे एक कैनेडियन अवार्ड की याद आ रही है जो आपको मिला, एक
शायद क्लाइम फिल्म के लिए, शिकागो फिल्म फेस्टिवल में। जिसके नाम पे ही शायद आपने अपनी फिल्म कंपनी का बैनर का नाम रखा। जी हाँ। वो मैंने कहा था ना शायद कहीं पे कि शिकागो फिल्म फेस्टिवल ने एक सब्जेक्ट लॉन्च किया था। वो पहला आपने जो जिक्र किया था वो पहला वही क्लाइम फिल्म, वो फिल्म का नाम क्लाइम था। मैं वापस इधर इस बात पे आना चाहूंगा कि फीचर फिल्मों से आपका मोह भंग हो चुका था, आपने वापस अपने आप को एनिमेशन की दुनिया से जोड़ लिया था और अब एनिमेशन और आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो चुके थे और सब कुछ बड़ा अच्छा चल रहा। लेकिन फिर एक बार आपने एक प्रयोग किया, आपने भारतीय एनिमेशन की दुनिया को एनिमेशन सीरियल की देने की कोशिश की और बहुत सफल कोशिश की। मैं बात कर रहा हूँ वर्तमान की बात। उसके बारे में मैं जानना चाहूंगा। ऐसा है कि डेस्टिनी आपको कब कहाँ किस तरफ ले जाएगी उसका बड़ा एक रोल होता है। लोग मुझे एनिमेशन के नाम से जानते थे। इस जगह पे मैं आपको एक और बात क्लियर करना चाहूँगा कि जब मैं फीचर फिल्म बना रहा था तब लोग बोलते थे कि यार तुम इसमें क्यों पड़ेगा, एनिमेशन तो तुम कितना अच्छा बनाते हो, कितना तुम्हारा नाम है, ये फीचर फिल्म में क्या है, ये तो बहुत कचरा है, यहाँ कीचड़ है, दलदल है, फंसोगे खाकर। जब मैं फीचर फिल्म बना रहा था तो एनिमेशन बहुत अच्छा था, जब मैं एनिमेशन बना रहा था तो फीचर फिल्म अच्छी थी। तो इस तरह के स्लोगन मुझे लोग देते रहे, मेरे पर लेबल लगाते रहे, पर किसी ने ये नहीं सोचा कि दोनों फिल्म है। और मैं खुद ही नहीं मानता कि एक आर्ट फॉर्म दूसरे फॉर्म से ऊपर नीचे होता है। क्रिएटिविटी आपके पास है कुछ तो करने के लिए, चाहे वो एनिमेशन में आप कुछ करो तो भी दिखेगी, फीचर फिल्म बनाओ तो भी दिखेगी। तो ये मेरा मानना था शुरू से और इसी मानने के साथ में डटा रहा। हम बात वर्तमान की करें। वर्तमान में अभी इसी बात को लेकर के दूरदर्शन ने मुझे इनवाइट किया कि आप हमारे लिए कुछ करिए। मैंने कहा ठीक है करता हूँ। तो उन्होंने ऑफर किया कि तुम फीचर फिल्म बनाओ। मिस्टर घोष थे दूरदर्शन में डायरेक्टर, उन्होंने कहा तुम फीचर फिल्म बना दो। तो मैंने कहा नहीं, मैं फीचर फिल्म नहीं बनाऊंगा, मुझे एनिमेशन का सीरियल दो। उन्होंने कहा ठीक है आप एनिमेशन का सीरियल दे दो। तो बाय चॉइस मैंने उनसे मांग करके लिया कि मुझे एनिमेशन में कुछ करना है, क्योंकि ये पूरी आर्ट फॉर्म जो है ना पिछड़ता जा रहा है और मैं काबिल एक ही अकेला आदमी हूँ जो इसको कर सकता है, ये भी दिखाने का मुझे मौका मिलेगा। और यही हुआ, वो भी अब कंप्लीट किया। इस वर्तमान सीरीज के साथ किरीट भी जुड़े थे। तो उन दिनों वहाँ पढ़ता था कनाडा में, तो वो आया तो उसको भी मैंने साथ में लगा दिया। मैंने कहा बड़ा प्रोजेक्ट है तो तुम जरा मदद करो, वो भी साथ में लग गया। ये उसकी मेहरबानी है। और जो आपके एक और बेटे हिमांशु और फिर जतिन, ये इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था? मेरे छोटे बेटे का इंटरेस्ट जो है एक्टिंग में था जी। उसने बड़े बड़े डायरेक्टर के साथ, रावल रवेल के साथ वगैरह काम भी किया फिल्मों में। पूना इंस्टीट्यूट में भी जाके उसने फिल्में वगैरह एक्ट किया और चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी की भी फिल्म थी, उसमें भी उसने काम किया। मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा था कि तुम इधर आओ, इसका इंटरेस्ट था इधर एनिमेशन में, ये मेरे हिस्से में आ गया। बाकी लोग अपनी दौड़ लगा रहे थे, वो अपनी दौड़ लगा रहा था। तो जतिन हमेशा से ये बात रही है, जैसे आपने बताया कि जतिन को फिल्मों का शौक था, एक्टर बनने का शौक, और आप एक अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे। हालांकि आपने फीचर फिल्म वाला वो छोड़ दिया था, लेकिन उस दौर में कभी आपने सोचा नहीं कि मैं अपने बेटे को एज अ हीरो उस वक्त तक इंट्रोड्यूस करूं? ऐसे बहुत छोटा था उस वक्त तक, और बड़े वाले को तो इंटरेस्ट नहीं था। वो उस वक्त 20-21 साल का था। एक प्रोड्यूसर या एक डायरेक्टर के नाते आपको संभावनाएं दिखती थी जतिन में? थी। अब उसको डेडिकेशन वगैरह तो बहुत, 2-3 बेटों में से ज्यादा था उसका जी। उसमें संभावनाएं थी, और इतनी संभावनाएं थी कि उसने अपने सब्जेक्ट को एक पूरी उसने स्क्रिप्ट लिख दी थी। वो स्क्रिप्ट जो उसने लिखी थी वो आज भी हमारे पास है। हम बीच में बनाना भी चाह रहे थे, ये भी ऊपर वाले की बात होती है, कुछ तो हो जाता है। दोस्तों, यहाँ मैं भीमसेन जी से ये सवाल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट खुद आपको ये बताना चाहता हूँ कि भीमसेन जी और मैं जब भी जतिन के विषय में बात कर रहे हैं तो हम थे करके बात कर रहे हैं। उसका कारण है कि बहुत छोटी उम्र में जतिन इस दुनिया को छोड़कर चले गए, और ये एक बहुत बड़ा सदमा था भीमसेन जी के लिए, और निश्चित रूप से शायद एक होनहार कलाकार हमने खो दिए। और वो दुख, एक जवान बेटे का के जाने का जो दुख है, वो भीमसेन जी के लिए एक बहुत बड़े झटके की तरह आया था। इस बीच घर के फ्रंट पे
ये दुखद घटना जतिन की हो गई, लेकिन आप एनिमेशन से जुड़े रहे। आपका एनिमेशन के प्रति जो एक साधना थी, जिसको साधना ही कहना चाहिए, उसमें आप जुटे रहे और अब तक किरीट कनाडा से वापस भी आ गए। और उसने जो है एकदम डिटर्मिन्ड होके आया था कि मैं फीचर फिल्म ही बनाऊंगा। एक तो जो पृथ्वी जिसकी बात हो रही थी, उसको फ्रीडम पूरी मिली हुई है, उसने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट खुद भी बनाया है। उसने प्रूव कर दिया है कि वो ही इज ए वेरी एबल डायरेक्टर, टूनपुर का सुपर हीरो। जिन जिन लोगों ने वो फिल्म देखी है वो इसकी साक्षी हैं कि वो बहुत अच्छा डायरेक्टर है। एनिमेशन में उसने वो कमाल किया जो मैं नहीं कर सका अब तक। मतलब उसने लाइव एक्शन और एनिमेशन को एकदम आज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड से ही ऊपर उठाया है और उसका काफी नाम हो चुका है और भगवान करेगा तो इससे भी ज्यादा नाम होगा। और अब हम भी भीमसेन जी उस बातचीत के उस मकाम तक पहुंच गए हैं, क्योंकि अब आपके पूरे साम्राज्य को आपके उत्तराधिकारी ने संभाल लिया है। हमारी बातचीत सही बात है और उससे ज्यादा मुझे और खुशी नहीं होती है जी। और एक सक्षम है उत्तराधिकारी भी, ऐसा नहीं है, एकदम सक्षम उत्तराधिकारी है। और सुरक्षित अपना साम्राज्य तो नहीं, बेसिकली एनिमेशन की जो दुनिया है जिसको कहना चाहिए। मैंने पहले ही कहा था कि मैं तो चाहता था कि ये दुनिया आप किसी और को दे दो जो उसके लायक हो, और मैंने अपना धर्म जो है ना उस हिसाब से निभाया है। आपने बिल्कुल एक योगी की तरह अपना धर्म निभाया है। और जैसा कि हमारी प्रोग्राम की प्रोड्यूसर कल्पना शेट्टी आपसे 3-4 बार पूछ चुकी हैं कि आप क्या योगा करते हैं, उनके पूछने का कारण आपका व्यक्तित्व है, एक योगी की तरह आप बिल्कुल दिखाई देते हैं। और आप सिर्फ योगी की तरह दिखाई ही नहीं देते हैं, आपने अपने कर्मों से इस बात को साबित भी किया है कि आदमी को योगी होने के लिए जरूरी नहीं है कि वो बदन में भभूत और राख लपेट कर कहीं जाकर झाड़ के नीचे बैठे। अपने रोज के कामों को इस तरह से करे जैसे एक योगी करता है, तो भी आदमी योगी बन सकता है। तो दोस्तों, ये थे भीमसेन जी, जिन्होंने अपनी जिंदगी को एक साधना, एक तपस्या की तरह जिया है और साबित किया है अपने हर मोड़ पर, अपने हर कदम पर एक चुनौती के साथ ये आगे बढ़े हैं। और ये बात तो आप समझ ही गए होंगे और ये सब कहने की शायद मुझे जरूरत नहीं है। तो बस आज की इस बातचीत को मैं यहीं खत्म करता हूँ। भीमसेन जी, विविध भारती के लिए आपने इतना वक्त निकाला, आपकी इस उम्र में भी जो एनर्जी है वो निश्चित रूप से काबिले तारीफ है। आप अभी भी बड़े लगन के साथ आप ऑफिस में जुटे हुए हैं। आज ये सब हमने अपनी आंखों से देख लिया, आपके ऑफिस में बैठ के हम आपसे बात कर रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा, जो मेरे अंदर की बातें बाहर लेके आया। हमारे विविध भारती के दोस्तों के लिए आप कुछ कहना चाहें? कर्म सबसे बड़ी तपस्या है। कर्म से न पीछे हटना है, न ही कर्म को छोटा मानना है, बड़ा मानना है। और मैंने कभी अपनी कर्म की थ्योरी में कभी छोटी फिल्म, कभी बड़ी फिल्म, कभी एपिसोड या फीचर फिल्म, तो उसके बहकावे में नहीं आया। मुझे काम करना है, मुझे कर्म करना है। मेरे सामने छोटा बड़ा सब एक है। ऐसे ही मेरे मित्र भी जो है ना, सब छोटे बड़े सब एक हैं। सबसे हाथ मिलाता हूँ, गले मिलता हूँ। मैं चाहता हूँ ऐसा ही भाईचारा बना रहे, संसार बहुत जीने लायक जगह हो जाएगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी निर्माता, निर्देशक और एनिमेटर भीमसेन खुराना के साथ अमरकांत की लंबी बातचीत। इस प्रोग्राम के लिए तकनीकी सहयोग मिला विनायक तडवलकर और सुनील भुजबल से। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने। आज पिटारा लाया था उजाले उनकी यादों के।